आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। क्या भारत में लोकतंत्र सचमुच खतरे में है? ये सवाल आज सिर्फ विपक्षी राजनीति या संसद के गलियारों में नहीं उठ रहा। ये सवाल अब देश की युवा पीढ़ी भी पूछ रही है। जुलाई के तीसरे हफ्ते में दिल्ली के जंतर मंतर पर जेन जी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों ने एक तस्वीर सामने रखी। युवा नाराज हैं, सवाल पूछना चाहते हैं और सत्ता से जवाब मांगना चाहते हैं। लेकिन इन प्रदर्शनों को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी किसी राजनीतिक नेता की तरफ से नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से आई है जिसने दशकों तक संविधान, सिविल राइट्स और न्याय को अदालत के भीतर से देखा है, उस कुर्सी से देखा है जहां से न्याय मिलता है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा है कि जेन जी के हालिया विरोध प्रदर्शन इस बात का भरोसा देते हैं कि भारत में लोकतंत्र को मरने नहीं दिया जाएगा। ये बात मुरलीधर साहब बोल रहे हैं, रिटायर्ड जस्टिस मुरलीधर साहब बोल रहे हैं। ये कोई विपक्षी दल के नेता नहीं बोल रहे हैं। जहां एक तरफ एंटी नेशनल, फॉरेन फंडिंग वगैरह वगैरह की बात हो रही है, वहीं जस्टिस एस मुरलीधर जैसे ज़हीन लोग कह रहे हैं कि जेन जी के हालिया विरोध प्रदर्शन इस बात का भरोसा देते हैं कि भारत में लोकतंत्र को मरने नहीं दिया जाएगा। और यहीं से कहानी सिर्फ एक प्रोटेस्ट तक नहीं रह जाती, कहानी बन जाती है युवा भारत और संविधान के रिश्ते की। और इस कहानी का दूसरा चेहरा है जस्टिस एस मुरलीधर, एक ऐसा न्यायाधीश जिनकी पहचान ही बेबाकी, नागरिक स्वतंत्रता और सत्ता से असहज सवाल पूछने वाले फैसलों से बनी। आज समझेंगे जेन जी प्रोटेस्ट ने जस्टिस मुरलीधर को इतना आश्वस्त क्यों किया और आखिर कौन है जस्टिस मुरलीधर, जिनका न्यायिक सफर खुद भारतीय लोकतंत्र की कई बड़ी घटनाओं से जुड़ा रहा है। जस्टिस मुरलीधर ने हाल ही में माई विजन ऑफ इंडिया विषय पर डीएस ब्रोकर मेमोरियल लेक्चर में भारत के भविष्य को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने जुलाई में हुए जेन जी के विरोध प्रदर्शनों को लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव संकेत बताया। उनका कहना था कि युवा भारतीय सत्ता से सवाल पूछने को तैयार हैं और देश के भविष्य की रक्षा के लिए संविधान की ओर देख रहे हैं। ये टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर प्रोटेस्ट को लेकर हमारी बहस दो हिस्सों में बंट जाती है। एक पक्ष कहता है प्रोटेस्ट लोकतंत्र की ताकत है, दूसरा पक्ष कहता है प्रोटेस्ट व्यवस्था के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है। लेकिन जस्टिस मुरलीधर का नजरिया इससे अलग है। उनके मुताबिक अगर युवा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और अगर वो अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं और अगर वो संविधान का सहारा ले रहे हैं, तो इसे लोकतंत्र के लिए खतरे के तौर पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र के जीवित होने के संकेत के तौर पर देखना चाहिए। क्योंकि जेन जी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जा रहा है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा बताया जा रहा है, लेकिन जस्टिस मुरलीधर कहते हैं कि ये लोकतंत्र जिंदा है, उसका एक बहुत अच्छा संकेत है। उन्होंने ये भी कहा कि नई पीढ़ी राजनीतिक रेटोरिक और प्रोपेगेंडा से आसानी से प्रभावित नहीं हुई, यानी उनका इशारा हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पर है। यानी जेन जी सिर्फ नाराज नहीं है, वो सवाल पूछ रही है। किससे? सत्ता से, व्यवस्था से, और कभी कभी खुद उस राजनीतिक नैरेटिव से भी जो उसे समझाने की कोशिश करता है कि क्या सोचना चाहिए। जस्टिस मुरलीधर ने इस पीढ़ी के भीतर अथॉरिटी को क्वेश्चन करने की क्षमता, सच के प्रति कमिटमेंट और उनके ह्यूमर तक को लोकतांत्रिक प्रगति का संकेत बताया। ह्यूमर जैसे वो रील बनाते हैं, कहते हैं रीलबाजी करते हैं, रील कटवे वगैरह, वो कह रहे हैं ये ह्यूमर है, ये भी एक तरीके की एक डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट है। और शायद यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा मिलता है हमें, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे जरूरी नागरिक वह नहीं है जो हर बात पर सहमत हो जाए। लोकतंत्र में सबसे जरूरी नागरिक वो है जो पूछ सके क्यों। लेकिन जस्टिस मुरलीधर की बात सिर्फ जेन जी की तारीफ तक सीमित नहीं रही। उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि क्या शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले नागरिकों के खिलाफ क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उनका स्पष्ट मत है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बुनियादी अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रहा है, तो उसके खिलाफ आपराधिक कानून का इस्तेमाल लोकतांत्रिक समाज के लिए एक चिंता की बात है। उनकी 2047 की भारत की कल्पना में ऐसा देश होना चाहिए जहां सरकार की आलोचना को अपराध ना बनाया जाए, सटायर हो, कार्टून बनाया जाए, स्टैंड अप कॉमेडियन का जोक हो,
या सरकार की नीतियों पर तीखी आलोचना हो, लोकतंत्र में असहमति की जगह होनी चाहिए। और यही बात जेनजी के प्रोटेस्ट से जुड़ती है। ये बात जस्टिस मुरलीधर कह रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट सिर्फ सड़क पर खड़े लोगों की भीड़ नहीं, प्रोटेस्ट लोकतंत्र का एक माध्यम है। संसद में आवाज ना पहुंचे तो सड़क पर आवाज आती है, नीतियों पर सवाल हो तो नागरिक सवाल पूछते हैं, और अगर लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव के दिन वोट डालना रह जाए तो लोकतंत्र अधूरा हो जाता है। जस्टिस मुरलीधर इसी व्यापक लोकतांत्रिक अधिकार की बात करते हैं। उन्होंने प्रिएम्प्टिव डिटेंशन जैसे कानूनों को खत्म करने, यूएपीए तथा पीएमएलए को कुछ कठोर प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की जरूरत बताई है कि इस पर फिर सोचा जाना चाहिए। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कानून है या नहीं है, सवाल ये है कि कानून का इस्तेमाल किसके खिलाफ, किस परिस्थिति और किस लोकतांत्रिक उद्देश्य से किया जा रहा है। जस्टिस एस मुरलीधर के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में जान भी लेते हैं। श्रीनिवास मुरलीधर भारतीय न्यायपालिका के उन चर्चित नामों में से हैं जिनका न्यायिक करियर नागरिक अधिकारों और संवेदनशील मामलों से गहराई से जुड़ा रहा। वो दिल्ली हाई कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज रहे। बाद में उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर भी उन्होंने काम किया, लेकिन उन्हें सिर्फ शायद इसलिए याद नहीं किया जाता कि उन्होंने कौन कौन से पद संभाले। उन्हें याद किया जाता है कि उनके फैसलों और उनके जुडिशियल लुकआउट के लिए भी, उनके दृष्टिकोण के लिए भी उनका एक खास फोकस रहा है। इंडिविजुअल लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और रूल ऑफ लॉ। और यही वजह है कि उनके कई फैसले भारतीय न्यायिक इतिहास में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे 2009 का नाज फाउंडेशन का फैसला उनके करियर के सबसे चर्चित फैसलों में से एक था। दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने आईपीसी की सेक्शन 377 के उस हिस्से को असंवैधानिक माना जो कंसेंटिंग अडल्ट्स के बीच सेम सेक्स रिलेशंस को आपराधिक दायरे में लाता है। इस फैसले ने भारत में एलजीबीटीक्यू राइट्स पर कानूनी बहस को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचाया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट के नवतेज सिंह जोहार फैसले ने कंसेंशुअल सेम सेक्स रिलेशंस को फिर से अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। यानी 2009 का वो फैसला भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना, माइलस्टोन बना। और जस्टिस मुरलीधर ने बाद में उस पल को अपने न्यायिक करियर के बेहद भावुक क्षणों में से एक बताया। क्योंकि उनके लिए कानून सिर्फ एक किताब में लिखे शब्द नहीं थे। कानून का असली मतलब है इंसान की डिग्निटी। सिर्फ ये एक जजमेंट नहीं था। फिर आता है हाशिमपुरा। 1987 में मेरठ के पास हाशिमपुरा में बड़ी संख्या में मुस्लिम पुरुषों की हत्या का मामला सामने आया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटा और कई पूर्व पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया। इस मामले में जस्टिस मुरलीधर उस बेंच का हिस्सा थे और इस फैसले का एक बड़ा संदेश था। समय बीत जाने से राज्य की जवाबदेही खत्म नहीं होती। यही बात उनके न्यायिक दर्शन को समझने में मदद करती है। उनके लिए स्टेट पावर के साथ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सरकार और पुलिस के पास ताकत है, लेकिन संविधान उस ताकत पर सीमाएं भी लगाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जब राज्य की शक्ति नागरिक के अधिकारों से टकराती है तो अदालत का काम सिर्फ सत्ता के फैसले को स्वीकार करना नहीं, अदालत का काम संविधान की कसौटी पर उस फैसले को परखना है। 1984 के एंटी सिख राइट से जुड़े मामलों में भी जस्टिस मुरलीधर की भूमिका महत्वपूर्ण है। दिल्ली हाई कोर्ट की जिस बेंच ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराया, उसमें वो भी शामिल थे। लेकिन उनके न्यायिक जीवन का शायद सबसे चर्चित अध्याय आया फरवरी 2020 में। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा भड़क चुकी थी। लोग घायल थे, कई परिवार अपने घरों में फंसे हुए थे और इसी दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में रात के समय एक इमरजेंसी हियरिंग हुई। जस्टिस मुरलीधर की बेंच ने घायलों को बेहतर मेडिकल असिस्टेंस और सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराने को लेकर निर्देश दिए। अगले दिन अदालत में दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर बड़ी टिप्पणियां हुई और इस दौर में जस्टिस मुरलीधर का दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। इस ट्रांसफर ने राजनीतिक और कानूनी बहस को जन्म दिया। सरकार की ओर से इसे प्रशासनिक प्रक्रिया बताया गया, लेकिन आलोचकों ने टाइमिंग पर सवाल उठाए। यहीं पर जस्टिस मुरलीधर की कहानी फिर जेनजी प्रोटेस्ट से जुड़ती है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जिस चीज़ की मांग कर रही है वो सिर्फ सरकार बदलना नहीं, वो मांग कर रही है अकाउंटेबिलिटी। और जस्टिस मुरलीधर के पूरे न्यायिक करियर में यही शब्द बार बार दिखाई देता है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ पुलिस, अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। और अंततः
अकाउंटेबिलिटी ऑफ पावर। अब वापस आते हैं उस लेक्चर पर जहां से पूरी कहानी शुरू हुई। जस्टिस मुरलीधर ने 2047 के भारत की कल्पना करते हुए सिर्फ अदालतों और कानूनों की बात नहीं की, उन्होंने एक ऐसी न्याय व्यवस्था की बात की जो आम नागरिक से ज्यादा करीब हो। उन्होंने जुडिशियल डिलेज पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संवैधानिक सवालों पर फैसले आने वाले वर्षों में होने चाहिए, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कोर्ट रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बार को ज्यादा स्वतंत्र और लोकतांत्रिक बनाने की बात कही और अदालतों में इस्तेमाल होने वाले पुराने कॉलोनियल और फ्यूडल संबोधनों पर सवाल भी उठाए। उनका सीधा संदेश जस्टिस सिस्टम को जज सेंट्रिक नहीं, लिटिगेंट सेंट्रिक होना चाहिए, यानी अदालत का केंद्र जज नहीं, अदालत का केंद्र नागरिक होना चाहिए जो न्याय मांगने वहां आया है। ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, तो हमें लगा कि इस बारे में बात होनी चाहिए। और जस्टिस मुरलीधर वही हैं जिन्होंने गजा में जो नरसंहार हुआ, जो गजा में इजराइल ने किया, उस पर UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस के लिए रिपोर्ट बनाई और बताया कि किस तरीके से इजराइल ने बर्बरता की है। पूरी दुनिया के सामने इजराइल को उन्होंने नंगा कर दिया। तो जस्टिस मुरलीधर वो हैं जो देश में नहीं पूरे विश्व में जो गलत है उसको गलत कहते हैं, जो सही है उसको सही कहते हैं और अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटते। उनकी गजा पर बनाई रिपोर्ट मील का पत्थर है। जब जब बात होगी इजराइल की तो बात होगी गजा में उस नरसंहार की। जब जब इजराइल अपने बारे में अपनी पीठ थपथपाएगा तो बात होगी उन हजारों बच्चों की जिनका कत्ल इजराइल ने किया। जानबूझ करके उनको पॉइंट ब्लैंक गोली मारी गई, दूध पीते बच्चों को गोली मारी गई। ये सारी बातें जस्टिस मुरलीधर के रिपोर्ट में, तो हमें लगा इस बारे में बात करनी चाहिए। मुरलीधर जैसे जज खुल करके अपनी बातें कह रहे हैं, शायद जुडिशरी भी अब जो उन पर सवाल उठता है उस पर एक कोर्स करेक्शन जैसा ही कुछ करने की कोशिश हो सकता है करे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।